कल्पना कीजिए एक ऐसे मसाले की जो हमारे किचन की शान तो नहीं, लेकिन जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। एक ऐसा पौधा जिसे देखकर बकरियां दीवानी हो जाती थीं और जिसे प्राचीन यूनान में विजेता एथलीटों के सिर का ताज बनाया जाता था। आज हम एक ऐसी ही मामूली से दिखने वाली लेकिन असाधारण जड़ी बूटी अजमोद की गहराई में उतरेंगे। बिल्कुल। और ये सफर सिर्फ किचन के मसालदानी तक का नहीं है, ये आयुर्वेद के उन पन्नों तक का सफर है जहां इसे पाचन, दर्द और शरीर की अंदरूनी सफाई के लिए एक शक्तिशाली औषधि माना गया है। अच्छा। तो आज हमारा मकसद है अजमोद की कहानी को समझना, इसके आयुर्वेदिक गुणों को डिकोड करना और ये जानना कि इसकी असल ताकत कहाँ छिपी है, वो भी सीधे प्राचीन शास्त्रीय ग्रंथों से। तो चलिए इसकी कहानी इसके नाम से ही शुरू करते हैं। संस्कृत में अजमोदा सुनने में बड़ा भारी भरकम लगता है। हाँ। पर इसका मतलब बड़ा दिलचस्प है। अज यानी बकरी और मोदा यानी आनंद या खुशी। खुशी, हाँ। यानी बकरियों की खुशी। नाम ही कितना जमीनी और मजेदार है। हाँ, और ये नाम ही इसकी पहली पहचान है। ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज प्रकृति को कितने ध्यान से देखते थे। सही बात है। उन्होंने देखा कि बकरियां इस पौधे को बड़े चाव से खाती हैं, तो सोचा जरूर इसमें कोई खास बात होगी। 16वीं सदी के महान ग्रंथ भाव प्रकाश निघंटू में आचार्य भाव मिश्र ने इसके कई नामों का जिक्र करते हुए एक श्लोक लिखा है। अच्छा, क्या कहते हैं वो कहते हैं, अजमोदा खराहिवाच मयूरो दीप्यकस्तथा ब्रह्मकुशा खरवीच तथा लोचा मरकटा। वाह, एक ही पौधे के इतने सारे नाम, अजमोदा, खरावा, मयूर, इनका कोई खास मतलब भी है? हर नाम इसकी एक पहचान बताता है। जैसे खराहवा, इसका मतलब है कि इसकी गंध गधे की गंध जैसी, मतलब बहुत तीखी होती है। अच्छा। एक और नाम है उग्रगंधा, यानी जिसकी गंध बहुत तेज हो। और सबसे जरूरी नाम है दीप्यक। दीप्यक, दीपक जैसा। बिल्कुल, जो दीपक की तरह जठराग्नि, हमारी पाचन की आग को जला दे या तेज कर दे। तो देखिए, सदियों पहले सिर्फ नाम रखकर ही उन्होंने इसके सबसे बड़े गुण को परिभाषित कर दिया था। मतलब इसकी पहचान ही इसकी शक्ति का पहला संकेत थी। और ये पहचान सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकी, आपने यूनान का जिक्र किया था। सही कहा। जहां भारत में इसे पाचन की आग से जोड़ा गया, वहीं यूनान में इसे शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना गया। वहां विजेता एथलीटों को इसके पत्तों का ताज पहनाया जाता था। और फिर मुगल काल में हकीमों ने इसे श्वसन संबंधी समस्याओं के लिए शहद और नमक के साथ एक रसायन की तरह इस्तेमाल किया। तो इसका सफर तो बहुत लंबा और विविध रहा है। बहुत। तो अगर आज हमें इसे पहचानना हो तो इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसकी गंध। अगर आप इसके दानों को हाथ में मसलें तो एक बहुत तेज तीखी महक आएगी। कैसी? जो अजवाइन और सेलेरी से मिलती जुलती है। असल में इसके लैटिन नाम एपियम ग्रेवियोलेंस में ग्रेवियोलेंस का मतलब ही है तेज गंध वाला। अच्छा। इसका पौधा लगभग 3 फीट का होता है और इसके छोटे छोटे अंडाकार भूरे काले दानों पर धारियां होती हैं। यही दाने औषधि में सबसे ज्यादा काम आते हैं। तो ये साफ है कि इसे सदियों से एक खास चीज माना गया है, चाहे वो बकरियां हों या यूनान के एथलीट। लेकिन आयुर्वेद के ऋषियों ने इसकी इस खासियत को कैसे समझा? वो सिर्फ ये तो नहीं कह सकते थे कि ये बकरियों को पसंद है इसलिए अच्छी है। उन्होंने इसे वैज्ञानिक तरीके से कैसे परखा होगा? बहुत बढ़िया सवाल। यहीं पर आयुर्वेद का असली विज्ञान सामने आता है। उन्होंने किसी भी जड़ी बूटी को समझने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया, जिसे द्रव्य गुण विज्ञान कहते हैं। द्रव्य गुण विज्ञान? हाँ, ये एक तरह से किसी भी चीज का बायोडेटा तैयार करने जैसा है। वो किसी भी जड़ी बूटी को 5 चीजों पर परखते हैं। कौन सी 5 चीजें? उसका स्वाद कैसा है, जिसे रस कहते हैं। उसकी तासीर कैसी है, वीर्य। पचने के बाद वो शरीर पर क्या असर छोड़ती है, विपाक। ठीक है। उसके गुण कैसे हैं, यानी गुण। और इन सब के आधार पर वो शरीर में क्या काम करेगी, यानी कर्म। ठीक है, तो एक एक करके अजमोद का बायोडेटा तैयार करते हैं। सबसे पहले स्वाद। कैसा है इसका स्वाद? भाव प्रकाश निघंटू के उसी श्लोक की अगली पंक्ति इसका जवाब देती है, कटु तीक्ता निदा कफ वातहरा। कटु तीक्ता। हाँ, इसका स्वाद मुख्य रूप से कटु यानी तीखा और साथ में थोड़ा तिक्त यानी कड़वा है। तीखा और कड़वा, ये तो वो स्वाद है जो हम आजकल के खाने में सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं ना,
जहां सब कुछ मीठा या नमकीन होता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शायद इसीलिए पाचन की इतनी समस्याएं हैं। शायद तीखा स्वाद सीधे हमारी पाचन अग्नि को भड़काता है, जैसे आग में घी डालना, और कड़वा स्वाद शरीर में हल्कापन और सूखापन लाकर सफाई का काम करता है। अच्छा। गर्म, यह शरीर में जाकर गर्मी पैदा करती है। अच्छा, तो इसीलिए ये सर्दी जुकाम या ठंडी तासीर की बीमारियों में काम आती होगी। एकदम सही। ये अपनी गर्मी से शरीर में बड़े हुए वात, जो ठंडा और सूखा होता है, और कफ, जो ठंडा और भारी होता है, उसको शांत करती है। लेकिन इसी गर्म तासीर की वजह से जिन लोगों के शरीर में पहले से गर्मी ज्यादा है, मतलब पित्त प्रकृति के लोग, उन्हें इसका इस्तेमाल थोड़ी सावधानी से करना चाहिए। ये तो हुई खाते समय की बात, पर कहते हैं कुछ चीजों का असर पचने के बाद बदल जाता है। क्या अजमोद के साथ भी ऐसा है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसे आयुर्वेद में विपाक कहते हैं, यानी पाचन के बाद का असर। विपाक। हाँ, कुछ चीजें पेट में मीठी लगती हैं पर पचने के बाद खट्टा असर छोड़ती हैं, लेकिन अजमोद का विपाक भी कटु यानी तीखा ही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका तीखा और गर्म असर सिर्फ पेट तक नहीं रहता, बल्कि पचने के बाद जब इसका सत्व खून में मिलता है तो ये पूरे शरीर में वही असर फैलाता है। कुछ तीखी मिर्च खाने जैसा, जिसकी गर्माहट पूरे शरीर में महसूस होती है। बेहतरीन तरीके से समझाया आपने, बिल्कुल यही मतलब है। अब इसके आखिरी गुणों मतलब क्वालिटीज पर आते हैं। ये लघु है यानी हल्का, रूक्ष है यानी सूखा, और तीक्ष्ण है यानी तेजी से फैलने वाला। हल्का, सूखा और तेजी से फैलने वाला, ये तो सुनने में किसी सफाई करने वाले एजेंट जैसा लग रहा है। जो हल्का होने से कहीं भी पहुंच जाए, सूखा होने से नमी सोख ले, और तीक्ष्ण होने से जमी हुई गंदगी को खुरच कर निकाल दे। क्या इलाज में इसका काम भी कुछ ऐसा ही है? आपने तो इसके कर्म यानी इसके काम करने के तरीके को पहले ही समझ लिया। अच्छा। हाँ, आपका विश्लेषण एकदम सटीक है। इन्हीं गुणों के आधार पर इसका मुख्य काम है कफ वात शामक, यानी शरीर में ठंडक, भारीपन, जकड़न और दर्द पैदा करने वाले कफ और वात दोषों को संतुलित करना। और पाचन पर इसका असर, क्योंकि वो दीप्यक नाम तो उसी ओर इशारा कर रहा था। हाँ, इसके दूसरे बड़े काम वहीं से जुड़े हैं। दीपन, भूख बढ़ाना, पाचन यानी भोजन पचाना, शूलहर यानी दर्द कम करना, खासकर पेट की ऐंठन, और कृमिघन यानी पेट के कीड़ों को मारना। इसीलिए आचार्य चरक ने चरक संहिता में इसे उन 10 औषधियों के समूह में रखा है जो पेट के दर्द को शांत करती हैं, जिसे शूल प्रशमन महाकषाय कहते हैं। ये गुण तो बहुत शक्तिशाली लगते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ किताबी बातें हैं या आज भी कोई डॉक्टर इसे इस्तेमाल करता है? मतलब किसी जानी मानी दवा का हिस्सा है ये? बिल्कुल है। आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध पाचन दवाओं में से एक हिंगवाष्टक चूर्ण का ये एक मुख्य घटक है। अरे हाँ, हिंगवाष्टक का नाम तो सुना है। जिसे भी गैस, अपच या भूख न लगने की समस्या होती है, उसने इसका नाम जरूर सुना होगा। इसके अलावा जोड़ों के दर्द और गठिया, हाँ, जिसे आयुर्वेद में आमवात कहते हैं, उसके लिए अजमोदादी चूर्ण या वटी एक क्लासिकल दवा है। जोड़ों के दर्द में अजमोद, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। ये कैसे काम करता है वहाँ? आयुर्वेद मानता है कि आमवात जैसी बीमारियों में जोड़ों में आम जमा हो जाता है। आम मतलब एक तरह का अपचेत चिपचिपा विषाक्त पदार्थ जो दर्द और जकड़न पैदा करता है। अजमोद अपने सूखे और गर्म गुण से उस आम को सुखाकर और पचाकर शरीर से बाहर निकालता है। अच्छा। यहाँ तक कि सुश्रुत संहिता में इसका जिक्र गुर्दे की पथरी मतलब अश्मरी के इलाज में भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब इसके गुणों से समझ में आता है। गरम है, तीखा है, सूखा है, तो ये पाचन, दर्द और जकड़न में काम करेगा। ये सब बहुत तार्किक लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ तो ऐसा है जो इसे सिर्फ एक अच्छी जड़ी बूटी से ज्यादा एक महान औषधि बनाता है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। अब हम आयुर्वेद के सबसे रहस्यमयी और गहरे सिद्धांत पर आ रहे हैं, प्रभाव। हाँ, प्रभाव किसी भी जड़ी बूटी का वो विशेष अकल्पनीय कार्य है जिसे उसके रस, वीर्य, विपाक या गुण से पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता। ये उसकी एक तरह की सुपर पावर है। एक मिनट, आप कहें कि इसके कुछ असर ऐसे हैं जिन्हें इसके अपने गुणों से भी नहीं समझाया जा सकता? ये तो किसी सुपर पावर जैसा लग रहा है। आयुर्वेद में ऐसा भी होता है? हाँ, और यही आयुर्वेद की खूबसूरती है। वो मानता है कि प्रकृति में कुछ चीजों का असर तर्कों से परे होता है। अजमोद के मामले में इसके 3 अद्भुत प्रभाव देखे गए हैं।
पहला, ये पेट में बनने वाली गैस और सूजन को बहुत तेजी से दूर करता है, इतनी तेजी से जितना इसके सामान्य गर्म और तीखे गुणों से उम्मीद नहीं की जा सकती। मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा तेजी से। एग्जैक्टली, ये गैस पर इसका विशेष प्रभाव है। ठीक है, और दूसरा प्रभाव है श्वसन तंत्र पर। ये फेफड़ों और श्वसन नली में जमे हुए गाढ़े चिपचिपे बलगम को बहुत जल्दी पिघलाकर बाहर निकालता है। इसीलिए मुगल हकीम्स इसे इतना पसंद करते थे। अच्छा, कफ पे इसका एक विशेष प्रभाव है। बिल्कुल। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है इसका आम को नष्ट करना। हमने जोड़ों के दर्द में आम का जिक्र किया था ना? हाँ। आयुर्वेद में आम का मतलब है शरीर में जमा हुआ वो कच्चा अनपचा खाना जो सड़कर एक चिपचिपे जहर जैसा बन जाता है। ओह! ये आम ही ज्यादातर बीमारियों की जड़ है, जैसे पाइप में जमा हुआ कचरा पूरे घर का पानी रोक देता है। अजमोद का सबसे बड़ा प्रभाव या सुपर पावर है इस कचरे को घोलकर खुरचकर शरीर के चैनलों से बाहर निकालना। मतलब ये सिस्टम को अंदर से साफ करता है। सही शब्द है, स्त्रोत शुद्धि। ये शरीर के चैनलों को साफ करने की एक विशेष क्षमता है। कमाल है। तो ये सिर्फ पाचन में मदद नहीं करता, बल्कि शरीर के सिस्टम में जमा हुई उस गंदगी को साफ करता है जो बीमारियों की असली जड़ है। और यहीं पर वो प्राचीन अवलोकन बनाम आधुनिक विज्ञान वाली बात आती होगी, है ना? बिल्कुल। उन्होंने देखा कि ये एक अविश्वसनीय सफाई करता है, और आज विज्ञान शायद इसके वाष्पशील तेलों जैसे एपियोल और लिमोनिन में इसका कारण खोज रहा होगा। बिल्कुल। प्राचीन ऋषियों ने परिणाम देखा और उसे प्रभाव कहा। आज विज्ञान उस परिणाम के पीछे के केमिकल को खोज रहा है। दोनों एक ही मंजिल पर अलग-अलग रास्तों से पहुंच रहे हैं। तो एक साधारण बकरी की पसंदीदा जड़ी बूटी से लेकर एक ऐसी शक्तिशाली आयुर्वेदिक औषधि तक जो अपने विशेष प्रभाव के लिए जानी जाती है, अजमोद का सफर वाकई शानदार है। यह हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे साधारण दिखने वाली चीजों में सबसे गहरे राज छिपे होते हैं। और ये हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। हम जड़ी बूटियों को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं, तीखा, गरम, सूखा, लेकिन उनकी असली उपचार शक्ति का कितना हिस्सा इस अकल्पनीय प्रभाव में छिपा है? सही बात है। क्या किसी पौधे की असली शक्ति उसके अलग-अलग रसायनों के जोड़ से कहीं ज्यादा है? एक ऐसी सिनर्जी जिसे शायद हम कभी पूरी तरह से माप ना पाए? यह हमें याद दिलाता है कि प्राचीन ज्ञान ने अक्सर उन परिणामों को देखा और सम्मानित किया जिन्हें समझाने के लिए आधुनिक विज्ञान आज भी मेहनत कर रहा है।